हेलो फ्रेंड्स। पिछले संडे को सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ है। अब सीडीएस का पेपर जब मैंने देखा तो मुझे इस पेपर को देख के बहुत अच्छा लगा इन अ वे कि सीडीएस अभी भी एग्जामिनेशंस में एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा करता है। क्वेश्चंस में हर साल क्वेश्चंस में कुछ नयापन होता है। जो बच्चे देने गए थे उनको वो जब लौटे तो उन्होंने मेरे को एक पेपर दिखाया और उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस नए आए थे। उन क्वेश्चंस को मैंने देखा। वो 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन तक तो नॉर्मल वो रहता है, पैटर्न जैसे चला आ रहा है वैसा ही रहता है मोटा मोटी। 90 क्वेश्चन में, कभी कभी 100 क्वेश्चन में पैटर्न वैसा ही रहता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो हर साल उसमें कोई ना कोई चेंजेज या नयापन लाता है। वैसा क्वेश्चन जो कभी इस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया था। और ये क्वेश्चंस आपसे, जब भी मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूं तो इन क्वेश्चंस में हमेशा आपसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिमांड किया जाता है। इस साल दो क्वेश्चन मैंने देखे नए। जैसे मैं आपको पेपर दिखाऊं, ये मैंने पेपर नेट से डाउनलोड किया। इस क्वेश्चन में उसने, आपने अगर परीक्षा दिया हो या फिर आप देने वाले हैं तो इसमें उसने फॉरेन फ्रेज पूछा था, जैसे अटैची या एपेरिटिव या अवनग्राडी या एलेबी। अब इसमें से कुछ वर्ड्स तो हमारा पढ़ा हुआ है, जैसे एलेबाई है या अवनग्राडी है, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, अटैची भी है। लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे नहीं देखे हुए हैं। तो अगर आपको ये ध्यान देना है कि अगली बार के एग्जामिनेशन में आपको अच्छा पैटर्न, अच्छा अटेम्प्ट करना है, तो आप किसी भी कहीं भी नेट पे टाइप करो फॉरेन फ्रेजेज इन इंग्लिश। ये लैटिन और फ्रेंच से निकाले हुए वर्ड्स हैं, लैटिन और फ्रेंच के। तो अगर आप टाइप करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा लिस्ट आपको नहीं मिलेगा। एक लिस्ट मिलेगा 3-4 पेज का। आप उनको अगर टेकअप कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर उसने अगली बार भी इस पैटर्न को रिपीट किया तो। उसके अलावे अभी आप देखो तो बाकी के क्वेश्चंस में अगर मैं देखूं तो ये ऐसा क्वेश्चन था 5 था, उसने ये दिया। अभी आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन था वो। देन एडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स लिखा हुआ था। अब ये अगर आप हेडिंग पढ़ोगे ना तो आपको परेशानी आएगी कि ये क्या दिया हुआ है, बट एक्चुअली ये फॉरेन वर्ड्स का मीनिंग दे रहा था कि वैसे फॉरेन वर्ड्स जो हमने लिए हैं। और ये आपको जैसे एप्लॉम्ब है, कॉन्डाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, ये आपको किसी भी किताब में, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम की किताब हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कोई किताब हो, ये आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। सो इसमें नहीं परेशान होना कि फॉरेन फ्रेजेस दिए हुए हैं। ये वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में अब इस्तेमाल होते हैं और अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशन इनको पूछा जाता है। सो आपको ये यहां पे एक नॉर्मल सिनोनिम एंटोनिमी है, प्रेजेंटेशन का तरीका उसने बदल दिया था। आप अगर देखो तो एक्सपैट्रिएट है, आपने सुना भी होगा, इन कम्युनिकेडो है, ये वर्ड्स आपको आराम से मिल जाएंगे। देन वो फ्रेजल वर्ब्स तो सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को लगता है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको अलग करता है भीड़ से। तो फ्रेजल वर्ब्स तो आपको करने ही चाहिए और आप उसको कीजिए सेट का, या फिर अगर आप देखो तो पोर का, ट्रिप का, कैरी का, उसने फ्रेजल वर्ब पूछा है। देन कॉमनली यूज्ड वर्ड्स पूछा था, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे उसने सिंस का इस्तेमाल पूछा, उसने स्पेशली का इस्तेमाल पूछा कि ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, उसका वो यूज पूछ रहा है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट। आपको मैं अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको मैं डील करने के लिए मैं आया हूं। अगर आपको वो पार्ट के अलावे किसी और सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज अपने वीडियो जो आप देखेंगे तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आप कर दीजिए, इस पेपर का। मैं
अगला वीडियो इस पे बना के आपको उस पेपर का, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा या अप्रोच आपको बता दूंगा। फॉरेन फ्रेजेज का कोई अप्रोच नहीं हो सकता, आपको याद करना पड़ेगा, नेट से आपको मिल जाएगा। वर्ड्स आपको याद करने होंगे, फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करने होंगे। कोई ऐसा सेक्शन जो कि आपको अटपटा लगे, जैसे इस सेक्शन को भी अगर करने का होगा आप मेरे को बताइएगा। उसने फिर एंटोनिम जो हर बार पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो हर बार पूछता है, वो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है उसमें। इडियम्स एंड फ्रेजेज, हमेशा इडियम्स एंड फ्रेजेज में एक आध इडियम फ्रेज नया होता है। और एक बात आप ध्यान रखो कि जो फ्रेज नया है वो नया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए नया है। तो आप उसके चक्कर में पड़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपको नए नए फ्रेजेज जो बुक्स में भी नहीं है, जो नेट पे आपको मिल सकते हैं, वो आपको खोजने होंगे। तो उनके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। वो फ्रेजेज जो ऑप्शन आपको पूछे जाते हैं और जो इसमें पूछा गया है, एक आध नया है, और बाकी सारे जो एसएससी या एनडीएस सीडीएस में बार बार पूछा जा रहा है, वो सारा वही सब है। तो रिपीटेड फ्रेजेज को टारगेट करो। नए को टारगेट करने में आपका एक फ्रूटलेस काम होगा, आपको नहीं पता होगा कि कौन सा फ्रेज वो पूछेगा आपसे। हमेशा आपने उन चीजों को जो रिपीट हो रहा है, जैसे एलिफेंट इन द रूम 1000 बार पूछा है उसने, एसएससी ने पूछा है, सिनोनिम हो गया, उसने सिनोनिम दिया। देन एक उसने नया क्वेश्चन पूछा है, कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन एकदम नया था, और इसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपने परीक्षा दिया हो, तो आपने अगर बनाया हो, तो मैं आपको एक अप्रोच दिखा रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। इसके अलावे आपको सीडीएस के इस पेपर में अगर आपने परीक्षा दिया हो या आप तैयारी कर रहे हो और आपको ये पेपर मिला है, तो आपको अगर इस सेक्शन में पेपर में कुछ और भी चाहिए होगा तो आप मेरे को बताना, मैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दूंगा। मैं इस सेक्शन में, अब आप इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिए। उसने क्या किया, उसने 2 सेंटेंसेस दिए, S1 और S2 करके, और उसने हर क्वेश्चन में आपसे पूछा द सेकेंड सेंटेंस, अबाउट द सेकेंड सेंटेंस उसने पूछा है। और आपका टॉपिक आपको याद होगा, द कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंस आपस में रिलेटेड हैं दोनों, और आपसे ये पूछ रहा है कि मैं जो 5-4 ऑप्शन दे रहा हूं, वो रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है ये। अब ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, इसको किसी और सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के पार्ट को टेकअप कर रहा था। अब मैं इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 5 क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूं, आप देखें ध्यान से। सिविक्स क्लासेज, जो हमारे ह्यूमैनिटीज के क्लास चलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि, पॉलिटिकल साइंस, फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। जो इसके क्लासेज हैं वो सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे फोकस करते हैं। अगला सेंटेंस, अभी इसको बस आप समझ लो। दूसरा सेंटेंस, द सब्जेक्ट डेवलप्स कंसेप्ट्स, सब्जेक्ट उन कंसेप्ट्स को डेवलप करता है दैट इनेबल द रीडर, जो रीडर को सक्षम बनाता है, टू अप्लाई नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट, कि वो गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में नॉलेज को अप्लाई करे, टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। वो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो ध्यान रखिए कि ये जो सब्जेक्ट है वो इन दोनों पे टारगेट करता है, और ये जो सब्जेक्ट है वो इसको डेवलप करता है ताकि रीडर अपने नॉलेज को गवर्नमेंट और स्टेट पे वो अप्लाई कर सके। अब जरा ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि वो फर्स्ट को, ये जो सेकंड सेंटेंस है, ये फर्स्ट को एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक्सपैंड। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फर्स्ट के साथ कंट्रास्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होना है। थर्ड सेंटेंस, प्रोपोजेज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो भाई S1 में कोई प्रॉब्लम होगा तब तो S2 सॉल्यूशन देगा ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। एंड स्टेट्स एन इफेक्ट,
वो एक प्रभाव की चर्चा कर रहा है। इसका प्रभाव, प्रभाव कहां है भाई? ये तो बता रहा है कि सिविक्स क्लासेस क्या करती है और उसी को फिर से और एलेबोरेट कर रहा है और विस्तृत कर रहा है। सो आपका आंसर ए जल्द चला जाएगा। वो इसको और एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। आप अगर ध्यान दो तो इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज फर्स्ट टाइम इट माइट हैव सीन टू यू। नाउ look at the second question. China has made rapid economic strides but at the cost of democracy. इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखने का है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो मीनिंग नहीं पूछ रहा है, उसके आपस में रिलेशन पूछ रहा है, तो मीनिंग के आधार पे बनेगा। और रिलेशन ये पहला मीनिंग ये है कि चाइना ने इकोनॉमी में बहुत तेज ग्रोथ किया है, बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बट वो ग्रोथ डेमोक्रेसी के कीमत पे हुआ है, मतलब उसने डेमोक्रेसी को क्षति पहुंचा के की है। अब आप इसका सेकंड सेंटेंस देखो। इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ टुवर्ड्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया भी फॉलो किया है वही ग्रोथ, बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी। लेकिन उसने डेमोक्रेटिक पॉलिसी के नॉर्म्स को, नियम कानून को अबाइड किया है, पालन किया है। तो पक्का है कि चाइना ने डेमोक्रेसी को बर्बाद किया है और इसने डेमोक्रेसी को पालन किया है, तो दोनों में कंपेयर कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि सेकंड सेंटेंस निगेट्स द फर्स्ट। फर्स्ट सेंटेंस को काट रहा है, काट नहीं रहा है। अगर कोई लॉजिक होता हम यहां देते कि वो लॉजिक इनइफेक्टिव रहता तो निगेशन हो गया। बी बोल रहा है एक्सप्लेन्स व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट। जो ए में कहा गया है उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। नो ऑफर्स अ कंट्रास्ट टू द फर्स्ट। पहले वाले का कंट्रास्ट दे रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब उसका अपोजिट कोई चीज दे रहा है। एंड कंफर्म्स द फर्स्ट। फर्स्ट को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो कंपेयर ही होगा ना। सो यहां पे कंट्रास्ट चला गया। सेंटेंस की रीडिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसको समझते कितना हो। द कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग needs to be determined on the basis of principles। जो सही और गलत का कंसेप्ट है वो सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित होगा। ऑप्शन नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब ये ह्यूमन राइट्स के फील्ड की बात आती है, उसकी अगर बात चर्चा होती है, पोजीशन शुड बी बेस्ड ओनली ऑन, सोनली का मतलब ओनली, ओनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ओनली ऑन द प्रिंसिपल। तो जब बात ह्यूमन राइट्स की आएगी तो फिर एकमात्र ह्यूमन राइट्स पे ही डिपेंड करना चाहिए वो। अब आप देखो कंसेप्ट को, अब ये बोल रहा है कि पहले वाले को ये एस्टैब्लिश कर रहा है, एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है। आप जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था। ध्यान दीजिएगा कि राइट और रॉन्ग का जो कंसेप्ट है उसको सिद्धांतों के आधार पे डिटरमाइन करना चाहिए, और जब ह्यूमन राइट्स की बात आएगी तो एकमात्र क्राइटेरिया होगा सिद्धांत जिसके आधार पे इसको करना है। तो वो मोटा मोटी तो एक ही बात बोल रहा है ना। हाँ, इसमें उसने ह्यूमन राइट्स को जोड़ दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग है ना, पिछले 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं थे, ये क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दो तो आपको बोल रहा है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश कर रहा है, मतलब एज इफ ये एस्टैब्लिश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्राडिक्ट तो कर नहीं रहा है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया। और डीलेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज होता है किसी को वैध बनाना, लीगल बनाना। डीलेजिटिमाइज उसको अवैध बना रहा है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब आप अगर बी देखो तो लिख रहा है डेवलप्स एन एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब कोई वाइज स्टेटमेंट, बुद्धिमानी भरा स्टेटमेंट। वो एक नया स्टेटमेंट डेवलप कर रहा है बेस्ड ऑन द फर्स्ट के आधार पे।
और आप अगर देख लो तो वो एस्टैब्लिश इसको नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी सिद्धांत है, एक फैक्ट है, उसको एस्टैब्लिश नहीं करेगा, उस फैक्ट के आधार पे वो एक और स्टेटमेंट डेवलप कर रहा है। आप इसको देखो, 5 क्वेश्चन थे। द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वाज एडॉप्टेड बाय गांधी जी। अब जैसे ही तुमको सेंटेंस समझ में आने लगेगा आसानी से ना, वो ज्यादा परेशानी नहीं करेगा, बस ध्यान रखना, लेकिन पहले अच्छे से समझना। द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वाज एडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय टॉलस्टॉय। अहिंसा के कंसेप्ट को गांधी जी ने एक्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया जब टॉलस्टॉय ने इसको उनको इंट्रोड्यूस किया था। द लेटर का मतलब टॉलस्टॉय first read about it in the German translation of Tirukural, the great moral treatise in Tamil. तमिल के एक बहुत बड़े किताब में टॉलस्टॉय ने पहली बार उसके जर्मन ट्रांसलेशन को टॉलस्टॉय ने पढ़ा था, अहिंसा कंसेप्ट को, और गांधी जी ने जब सुना टॉलस्टॉय को तो उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। मच इन द सेम वे, अब ये तो बता ही रहा है कि उसी प्रकार से, अब अगर वो बोल रहा है कि उसी प्रकार से, तो आप जरा देख लो कि दोनों चीज, जैसे ये हुआ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर शेप्ड हिज सिविल राइट मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, और जैसे गांधी जी ने टॉलस्टॉय से अडॉप्ट किया था, गांधी के प्रिंसिपल के आधार पे मार्टिन लूथर किंग ने अपने अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स को डेवलप किया। अब देखो, काउंटर तो कर नहीं रहा है, विरोध तो कर नहीं रहा है, डिफेंड द प्रेमाइस, डिफेंड का मतलब इस सिद्धांत की रक्षा कर रहा है। एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दो सेम चीज, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मच इन द सेम वे जो लिखा हुआ है ना, आप देखो एनालॉजी आप लोग रीजनिंग में पढ़ते होंगे, सिमिलैरिटी, जैसे टॉलस्टॉय से गांधी जी ने डेवलप किया, वैसे गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग ने डेवलप किया। सो इट इज एन एनालॉजी, सिमिलैरिटी। सो आपका आंसर सी हो गया। एंड लास्ट वन, द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ। वो एक कैप्टन है सबसे अच्छा। एज कैप्टन XYZ has won XYZ has won considerable more matches for India than in, उसने किसी भी कैप्टन से ज्यादा इंडिया के लिए मैच जीता है। तो उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है ना। अब जरा देखो तो, रिबट, उसने जानबूझ के ऐसा वर्ड डाला है जो आपको कंफ्यूज करे। अब रिबट का मतलब, अगर आप सिनोनिम एंटोनिम की तैयारी कर रहे हो तो रिबट का मतलब होता है खंडन करना, रिफ्यूट, कंट्राडिक्ट, डिनाई। कंट्रास्ट विद द फर्स्ट, ये कट जाएगा, ये कट गया। डाइल्यूट, कमजोर करना, जबकि ये प्रेमाइस मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। वो बेस्ट एवर कैप्टन है, उसका वो कारण बता रहा है, आधार बता रहा है, किस आधार पर उसने बेस्ट एवर कैप्टन बोला है। सो ये तुम्हारा यहां आ गया। अब ये होता क्या है कि ये मुझे भी पहली बार मिला। अब मुझे मैं थोड़ा सा समझ पाता हूं इंग्लिश को, तो मैंने इसको समझ लिया, बना लिया मैंने। आप भी, और परेशानी ये है, आप समझो कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पास अवेलेबल नहीं है, और नहीं पता है कि अगले एग्जामिनेशन में कौन सा नया क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चंस तुम्हारे पास 3 चीजों से जुड़े होते हैं, अंडरस्टैंडिंग से, वर्ड से एंड ग्रामर से। वर्ड्स अनलिमिटेड है, तो तुमको वो हमेशा डिफीट कर सकता है नए वर्ड्स पूछ के, फ्रेजेस पूछ के, फ्रेजल वर्ब्स पूछ के। तो तुम 2 जगह पे अपने चीजों को, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। एक अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से पूछेगा तो अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर अपने अंडरस्टैंडिंग पे वर्कआउट कर रहे हो तो आप मेजॉरिटी सेंटेंस एलिमेंट पूछे, कंप्रीहेंशन पूछे, क्लोजेस पूछे, वो सारा आप बनाते चलोगे।
लेकिन लड़कों के साथ तैयारी में क्या होता है ना कि वो पहले वर्ड को टारगेट करने लगते हैं। भाई आप वर्ड याद करो, बट दैट इज नॉट अ डिफेंडेबल सोर्स जिसपे आप अपने रिजल्ट को ड्रीम कर सकते हो। वो बहुत डिपेंडेबल नहीं है, वो धोखा दे सकता है। इसीलिए आप सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से होते हैं, एंड सेकेंड आपको ग्रामर के इंस्ट्रक्शंस, कॉमन एरर एंड ऑल दैट, उस पर कवर अप करो, एंड वर्ड्स को करते चलो, और जितने क्वेश्चंस तुमको आ रहे हैं उसको बनाओ। बाकी छोड़ो, अगर वो टफ है तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, परीक्षा देने वाले सारे लड़कों के लिए वो टफ रहेगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी को शेप दो, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो अगर रिजल्ट चाहिए होता है तो। और जहां तक मेरे हेल्प की बात है, तो आपको इस पेपर में और कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा आप मेरे को बताना जरूर, अगर चाहिए होगा तो। और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। थैंक यू सबको, थैंक यू।